स्केलिंग का टॉपिक चल रहा था हम लोगों का और उसमें डिस्कस था आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द semantic differential scales, गटमैन स्केल, थर्स्टोन स्केल, लाइकर्ट स्केल। अब मल्टी डायमेंशनल पर थोड़ी सी बात होनी थी, देन द फैक्टर एनालिसिस। तो बहुत छोटा सा एक डिस्कशन फॉर द मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग जो आपका डेटा है, जब उसको आप कवर अप कर रहे हो तो उसके डायमेंशन के हिसाब से आप उसकी स्केलिंग करें। मतलब एक आंसर के साथ में कई सारे डायमेंशंस आ सकते हैं। सिंपल एक आंसर है कि हम किसी चीज़ को नापसंद कर रहे हैं, उसकी भी 7 या पॉइंट रेटिंग और 5 पॉइंट रेटिंग आपने की। फिर उसके भी जो फर्दर आपकी स्केलिंग के एवेन्यूज बने, दैट ऑन द बेसिस ऑफ सब डायमेंशंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए दिया जा सकता है कि चीनू ने भी कोई तैयारी कर रहे हैं, पाई चार्ट देखा हो, ठीक है, तो पाई चार्ट तो बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा जो वो एक आता है बड़ा अच्छा सा, क्या बोलते हैं, सर्किल में, जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं कि इफ दिस पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी एज वेल इज द डॉक्टर एंड ही इज लिव इन दिस सोसाइटी। तो वो जो बांटता हुआ चला जाता है इन्हें, ग्राफ के बीच में ग्राफ और ग्राफ, सर्किल के बीच में सर्किल, सर्किल के बीच में सर्किल, बड़ा अच्छा सा उसका नाम है। आप लोग कैट की तैयारी कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं उसको? आप में से कुछ बच्चे तो कैट से दे के भी आएंगे, फर्दर और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें वो सर्किल के बीच से सर्किल्स निकाल के, वेरी गुड नेम, हल्का सा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? हैव यू सर वेन एनीवन कैन? यस, वेन डायग्राम, वेरी करेक्ट। तो वेन डायग्राम में आपने देखा कि एक ही है पर्सन, क्योंकि अगर हमने उसको बांटा अमंग द, वेरी गुड, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमने देखा कि एक ही उसमें अगर बात है अमंग द लिटरेट्स एंड द इलिटरेट्स। अब इस लिटरेट्स वैसे कितने कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, कितने मैनेजमेंट के हैं, वो भी उसको एक सिग्निफाई कर देगा, दिस इज द डायमेंशन। तो नाउ यू आर स्केलिंग विद सो मेनी डायमेंशंस, और वो एक पॉइंट आपको पूरा डायमेंशनल स्केलिंग का आउटपुट दे देगा, जैसा आप चाह रहे हो। कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इनके बीच में भी अगर कोई डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग देयर डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी, रिगार्डिंग देयर प्रोफेशन, किसी भी तरीके का स्केलिंग का क्राइटेरिया आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द डायमेंशनल, ठीक है ना? क्योंकि पहली स्केलिंग तो आपने कर दी कि कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, नॉर्मल स्केलिंग। उसके बाद आप उस पर चले गए जो लिटरेट हैं इसमें कैसे कितने हैं, तो दिस इज द डायमेंशंस। नाउ यू हैव द सेम डेटा, और उसमें आप क्या कर रहे हो, डायमेंशंस के साथ स्केलिंग करते जा रहे हो। यू कैन से दिस इज द मल्टी डायमेंशनल। जब हम लोग सैम्पलिंग पर बात कर रहे थे, देन इट इज द मल्टी स्टेज, कि किन्हीं किन्हीं समय के हिसाब से, डेटा के नेचर के हिसाब से अगर अलग अलग सैंपल ले करके हम लोग उसको कंपोजिट करें, दैट इट इज द मल्टी स्टेज, की एक ही सैंपल में कई स्टेज का डेटा आ गया। इन द मल्टी डायमेंशंस, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एट्रीब्यूट्स, तो डायमेंशंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, वट एवर द आंसर्स यू हैव कलेक्टेड, उसके डायमेंशंस कितने हैं और किस तरीके के हो सकते हैं, वेदर दे आर यूजफुल फॉर योर स्टडी, दिस इज द मल्टी डायमेंशनल। अब आपको हल्का हल्का आइडिया होने लग गया कि क्या है मल्टी डायमेंशनल। इफ यू राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इट, तो आप इजी और आसानी से लिख सकते हैं। और आज के लिए मैंने जो आपको वो एक डाला हुआ था, द फैक्टर एनालिसिस। अब ये क्या चीज़ है? फैक्टर एनालिसिस का जो आपको मैंने एक केस स्टडी डाली थी, अगर उसको आपने देखा होगा तो बहुत सारा उसमें आपको काम भी दिख रहा होगा कि यार इसमें तो बड़ा काम हुआ हुआ है, और वो तो बता रहे हैं SPSS चलाओ, इसमें ऐसे चलाओ, ये करो वो करो। तो क्या करना है मुझको, आपके एक आइडिया के लिए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, and how they are going to be applied, how they are become operational, and how they are become useful for the purpose of the businesses and the enterprise, इसका आइडिया देने की कोशिश की है मैंने। सिंपल टर्म्स में फैक्टर एनालिसिस को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके बाद हम लोग उसके इस स्टडी को डिस्कस करेंगे। सिंपल टर्म्स में हम लोग फैक्टर एनालिसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 10, 12, 15, 20, 25, 30 कुछ क्वेश्चन तैयार किए, उसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं आपके पास, उनसे आपने डेटा कलेक्ट किया। अब ये डेटा भी आपने जो कलेक्ट किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सम डिग्री ऑफ द बाइपोलर डेटा कलेक्ट किया, और उसमें भी आपने उसको ये लिबर्टी दी अपने रिस्पोंडेंट को कि वो डिग्री भी असाइन कर सके। डिग्री मीन्स
कि वेदर इज न्यूट्रल, वेदर इज एग्री और हाईली एग्री और टोटली एग्री, ऐसे करके कुछ आपने उसको डिग्रीज भी प्रोवाइड करी। ठीक, तो ये सब करके आपने डेटा इकट्ठा कर लिया। अब इन 30 क्वेश्चन ये जो आपने बनाए या 12 15 20 जितने भी बनाए, ये तो वेरिएबल्स हो गए। इन्हीं वेरिएबल्स के बेस पे आपका डेटा कलेक्ट है। और जब आप स्टडी को कंडक्ट करने जाओगे तो इतने ही वेरिएबल्स डाल के आपको अपने रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल होंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आने के भी चांस होते हैं। और कब कई दफ़ा ऐसा है कि मान लीजिए जो आपके वेरिएबल्स हैं वो अगर इंटरकनेक्टेड हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन है, कि उनको भी शॉट डाउन करके मिनिमाइज किया जा सकता है एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय सम लॉजिकल एंड परफेक्ट रीजन बिहाइंड इट। उनको हम लोग एक जगह कंपोजिट अगर कर सके, देन द स्टडी पर हमारा लगने वाला टाइम और स्टडी पर हमारा लगने वाली एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। समझ आती जा रही है ना बात आपको, कि कई सारी चीज़ों पर अगर हम किसी स्टडी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, बिकॉज स्टार्ट्स बेस्ड ऑन द मीन्स एंड द डिविएशंस, इन पे काम करती है। इसका मीन कितना है, इसका डिविएशन कितना है। अब एक डेटा सेट का कुछ मीन है, दूसरे क्वेश्चन का कुछ और मीन है, और जब हम उसको एक साथ उन सबको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हो सकता है कि किसी डेटा के कारण कोई चीज़ बढ़े, किसी के कारण कोई चीज़ घटे। तो दिस इज द थिंग विच इज अप्लाइड बाय द रिसर्चर्स, कि आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो अगर, तो कर लेना चाहिए। अब इसके पीछे थ्योरेटिकल रीजन क्या है? बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स। आपने क्यों कोई क्वेश्चन बनाए हैं, उसके पीछे कोई कारण है? हाँ, कारण है। तो अगर कारण है तो उससे बनने वाले क्वेश्चंस के बीच में कोई सिमिलैरिटी क्रिएट हो सकती है। हाँ, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि स्टैट्स में ऐसे ही बात की जाएगी हमेशा। ठीक, यू कांट टू बी वेरी सर्टेन। और जो रिसर्च है, क्योंकि अब आपकी वो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन पर बेस है, इसलिए इस तरीके की बात की या लिखने के तरीके की आप आदत डाल लें। बिकॉज योर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑन सम फैक्टर्स, यस, it is created. And if a single factor is the source of the generation of 2 or 3 or 5 or 6 questions, then you can say they are going to be related. Yes, maybe or may not be. अब एक एग्जांपल एक छोटा सा डिस्कस करते हैं हम आपसे। जैसे मान लीजिए कि जो अगर कोई कंपनी है वो उस पर काम कर रही है कि हमारी जो चीज़ है उससे क्वालिटी से रिलेटेड, तो क्वालिटी से रिलेटेड वो मान लीजिए साबुन बना रही है, तो उसकी फ्रेगरेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, उसका परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, वो कितनी देर में गलता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकती है। तो कई सारे क्वेश्चन क्वालिटी से रिलेटेड बन सकते हैं। तो क्या ये सब आपस में पूरी तरीके से मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं देन वी कैन से द फैक्टर इज द क्वालिटी। क्लियर? और थ्योरी में जैसे मैं आपसे बोलता चला जा रहा हूं तो आपको लगेगा हाँ मिल तो सकते हैं यार, क्योंकि सबके सब क्वालिटी पे बेस है। इट इज नॉट एज सच सो सिंपल। अब दूसरा चीज हम लोग ले लेते हैं कि इसी में अगर वो कुछ पैसे की बात जोड़ देता है तो वो कितने तरीके के क्वेश्चन बना सकता है कि ये जो रेट है क्या आप इससे सेटिस्फाई है, वो वर्थ आपको मिल रही है, ठीक, या जो सिमिलर कंपनीज काम कर रही हैं इनके और हमारे रेट के बीच में आप सेटिस्फाई हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे प्राइस पे रिलेटेड भी, प्राइस कंसर्न, प्राइस टू गेज द प्राइस सेंसिटिविटी, द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, द फैक्टर इज द प्राइस, whether they are internally correlated or not, it is a different thing। सुनने में बड़ी आसान और बड़ी सरल लग रही है कि हाँ यार ये सब तो प्राइस से जुड़े हैं, हाँ जी ये सारे तो क्वालिटी से जुड़े हैं, ये सर्विस से जुड़े हो सकते हैं कि अब हमारी कंपनी को आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद में अगर आप किसी कारण से कोई फीडबैक देते हो, हमारे कस्टमर केयर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट से बात करते हो तो वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या है, ये सब सर्विसेज से जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या ये सब आपस में को रिलेटेड है? देखने में सब को रिलेटेड लग रहे हैं। अगर ये सब इतने ही को रिलेटेड हैं और इतनों से ही मेरा काम चल सकता था, अब थोड़ा डीप ले जा रहे हैं हम आपको डिस्कशन में, अगर ये वास्तव में इतने ही सारे को रिलेटेड है और इनसे सबसे मेरा काम चल सकता था, तो मुझे ज़रूरत क्या थी 5 क्वेश्चन बनाने की किसी एक फैक्टर से रिलेटेड? मैं सिंगल एक क्वेश्चन बना लेता और मेरा काम हो जाता। इसका मतलब क्या है? कोई भी आदमी ज़रूरत से ज़्यादा बेटा काम नहीं करना चाहता। सेम विद द रिसर्च।
आपने 10 क्वेश्चन बनाए तो इसके पीछे आपकी जो फैक्टर या जो मंशा थी वो ये थी कि इस पर्टिकुलर एरिया को हम पूरा कवर अप कर लें। आपको लग रहा था कि मेरा एक क्वेश्चन या मेरा दो क्वेश्चन पूरे चीजों को आंसर नहीं कर सकता, तभी तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए, ज्यादा इंटेंसिव व्यू जानने के लिए या डायमेंशनल स्टडी को जानने के लिए आपने बनाए ना। तो जब आपने बनाए हैं तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नहीं ये सारे प्राइस से जुड़े हैं तो इनको एक ही कर दो यार, प्राइस इनको एक ही कर दो क्वालिटी। अब इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारी चीजें आपके साथ स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब ये बात आपको बेसिकली समझ आ गई कि वाई फैक्टर एनालिसिस इज डन। तो उसका बेस मोटिव क्या है कि नंबर ऑफ, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करने का प्रयास, टू रिड्यूस द वेरिएबल्स। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि दोज वेरिएबल्स आर वेरी मच कोरिलेटेड एंड वेरी मच आंसरिंग द अदर वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल में ये क्षमता है कि वो दूसरे वेरिएबल की भी कुछ चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो अगर इस तरीके की रिलेशंस आपको मिलते हैं देन यू कैन से कि दे आर टू बी द दे आर कैन टू बी द एसोसिएटेड एज वन फैक्टर। उनको हम एक फैक्टर पर ला सकते हैं। गेटिंग? तो ये अब जो फैक्टर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे ये क्या करेंगे, ये वेरिएबल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके कम हो जाएंगे, और जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे आपके और बाकी के जो है वो कोरिलेटेड हैं, इजीली बहुत अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो इंटेंसिविटी रिगार्डिंग द कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट रिगार्डिंग द रिसर्च ये बढ़ जाएगी। क्लियर? क्योंकि मैं आपको बराबर बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी वेरिएबल्स हैं या जो भी हैं हर एक की अपनी मीन होती है, हर एक में एक डिविएशन भी होता है, हर एक में उस औसत वैल्यू से डिविएशन भी है। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल इकट्ठा हो जाएंगे उतने ज़्यादा द चांसेस ऑफ द डिविएशन बढ़ेंगे, इजंट इट? तो जब ये चांसेस ऑफ डिविएशन बढ़ेंगे तो हमारा जो कंक्लूडेड रिजल्ट है उनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस के चांसेस बढ़ेंगे रिगार्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड व्हाट यू हैव द कंक्लूडेड। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर हम लोग थोड़ा सा उस पर आगे चलते हैं कि ये जो आपको दिया गया है केस स्टडी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इफ द थिंग डिस्कस रिगार्डिंग द फैक्टर एनालिसिस, अगर ये आपको क्लियर हो गई बिकॉज यू आर द पीजी स्टूडेंट, और इसके बाद अब आपके लिए या तो आप डॉक्टरेट में जाएं या स्पेशलाइजेशन ऑफ किसी और स्टडीज़ में जाएं या फिर आपको इंडस्ट्री में जाना है। एमबीए बेसिकली परफॉर्मिंग फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ही तो आपकी तैयारी है, और प्राइवेट इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बेटा यूज़ हो रही हैं। तो हमको करना आ जाए बहुत अच्छी बात है, करना ना आए तो पता तो हो कि ये होता क्या है। ये तो केवल एक पुस्तकी ज्ञान है, आपने प्राप्त कर लिया। फैक्टर एनालिसिस कुछ चीज़ होती है कि एक फैक्टर को उठा के चारों पांचों चीज़ों को जोड़ देते हैं, अगर वो मिल सकते हैं तो, और ख़त्म। तो ये तो अगर जोर दे करके क्लास 10th या 12 के बच्चे को भी पढ़ा दिया जाएगा कि यार ये पढ़ लो, वो भी भैया रट लेगा और वो भी किसी को बता देगा। बात समझ आती जा रही है? दैट इज़ वाई द केस स्टडी फॉर यू, कि इसको अब आप देखें या देखा हो तो हम लोग इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये होता है। करना नहीं है अभी आपको, एग्जाम में भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आएगी तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल। हाँ, एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए तो कोशिश करिएगा कि ये जो टर्म्स आप अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले इन द केस स्टडी, इनको आप फैक्टर एनालिसिस लिखते समय डालें। तो अगर आप डालोगे तो जो बाकी बच्चा आंसर कर रहा है उससे आपका आंसर अलग दिखाई देगा, और एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ यार इसकी कुछ और डीप स्टडी है रिगार्डिंग द फैक्टर एनालिसिस। ये तो सब बता देंगे कि जो भी पढ़ा होगा बता देगा कि फैक्टर मतलब रिड्यूसमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, सिंपल। इज दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू? then we can proceed towards the case study, or is there any query remaining? then you may पहले उसको सेटल कर लीजिए अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी अभी तक के डिस्कशन में रेज हो रही है रिगार्डिंग द फैक्टर एनालिसिस। यस, एनी क्वेरी बेटा? प्लीज, अरे रिस्पॉन्स तो करोगे देवियों सज्जनों।
अरे मस्त। कुछ बताओगे कहाँ चले गए वो सारे लोग? दिख तो रहे हो मुझे इसके ऊपर, बट आर यू लिसनिंग? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इज देयर एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है बेटा? No, sir. ओके, जस्ट जस्ट शॉर्ट व्हाइल, डिपार्टमेंट से कॉल है, एक मिनट। हाँ जी सर। हाँ भैया। एक मिनट यार, वो अभी हम इसकी क्लास में रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली में हम आएंगे डिपार्टमेंट आज। ठीक, तब बात कर लेते हैं। ठीक। हाँ, दे दीजिए। यस यस मैम। ओके, सॉरी बच्चों, वो डिपार्टमेंट से कॉल थी आपके डायरेक्टर्स की, तो आई थिंक यू मे एडजस्ट विद दिस। ठीक, तो एक दो मिनट आपको इंतजार करना पड़ गया, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और सारा मेरा जो फ्लो था वो भी बिगड़ गया। कहाँ थे बच्चों हम, ये तो बताओ। सारी बात ही हट गई दिमाग से। ओके, फैक्टर एनालिसिस की बात हो रही थी, और आपका टाइम था कि कोई क्वेरी है। अब कोई क्वेरी नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग अपने वो जो मैंने केस स्टडी डाली है उस पर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप एकदम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो अब आप इस केस स्टडी में देखोगे, खोल लूँ मैं भी आपके साथ ही साथ, तभी तो चर्चा हो पाएगी। ओके, तो फर्स्ट पेज पर हम लोग देख रहे हैं कि 2009 में ट्राई ने ये एसेस करने के लिए कि नंबर ऑफ पोर्टेबिलिटी कुछ बढ़ गई है या हो रही है, उसको डिफाइन करने के लिए कि लोग एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ज़्यादा जा रहे हैं। तो दिस ईयर हैज़ बीन बहुत ज़्यादा प्राइस वार है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और क्या क्या है इसके आगे? हैव एनीवन गॉन थ्रू दिस कि क्या हुआ है इसमें? ये शुरुआत की बात तो आसान है, मुझे पूरा इसमें फ़ोन में देखने में दिक्कत होने लगेगी। हाँ बताइए जल्दी। शुरुआत में क्या है आपके लिए कि उन्होंने कोई रिसर्च स्टडी की ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेटिविटी ऑफ द न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राइस वार है डिफरेंट, उस पर उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी। कितने लोगों के ऊपर? 35 लोगों के ऊपर, और 12 क्वेश्चन बनाए, और उन 12 क्वेश्चंस को किस रेंज में सेट किया? जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक क्या डिस्कस किया था,
सीमांतिक डिफरेंशियल 7 पॉइंट स्केल, ठीक। तो 7 पॉइंट स्केल पर उन क्वेश्चंस को सेट किया। अब आप देखिए जाइए कितना यूज है इसका। कब तक ये मत समझिए कि ये पढ़ाई की चीज़ है और इससे आप जुदा हो जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क इन द इंडस्ट्री और इत्तेफाक से आपको ऐसा डिपार्टमेंट या काम करने की जगह मिल गई जहाँ पर इसका काम है और पहले से आपकी थोड़ी सी तैयारी है, देन यू आर गोइंग टू बी वैल्यूएबल फॉर द इंडस्ट्री। And frankly speaking, the people who shows their worth in the industry can retain their position in the private industry. Private industry किसी का इंतजार नहीं करती, किसी के प्रति भी उसकी कोई संवेदनशीलता तब तक नहीं है कि जब तक वो रिटर्नेबल नहीं। जितने अच्छे आप जानकार बनते चले जाएंगे, operational ability is a different thing, but knowledge regarding the content which are using in the services is a different thing. ये तो आप अभी कर ही सकते हैं ना। ऑपरेशनल एबिलिटी तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से आप डेवलप करोगे, ठीक। और ये तो XYZ कोई भी डेवलप कर सकता है एट दैट टाइम, जिसके अंदर भी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल है, निगोशिएशन स्किल है, पैशन ऑफ वर्क है। बट ये नॉलेज को गेन करने का आज ही टाइम है। ये मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई भी आपका सब्जेक्ट बेटा ऐसा नहीं है इसमें जो आप पढ़ रहे हो कि आगे आपको काम आने वाला नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू सर्व द प्राइवेट इंडस्ट्री, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, हर जगह इसको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ यूज़ मिल जाएंगे। दिस इज़ माई वेल सजेशन तो नहीं बोलेगा, रिक्वेस्ट बोलेगा। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गो इंटेंसिव इन द स्टडी। कोशिश करिए कि आप गहराई में जाएं। ज़रूरी नहीं कि आपको आगे पढ़ाना है, इसके लिए नहीं, इतना रहे कि कल को कहीं अगर आप कोई बात कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में हैं, किसी कोलीग्स के साथ या सीनियर्स के साथ डिस्कशन में है रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, तो आपके जो टर्म्स निकल के आए, आपकी जो बातचीत हो, वो रिफ्लेक्ट करे कि दिस पर्सन कैन डिलीवर इफ ही गिवन द चांस। यही तो चाहिए होता है बेटा कि चांस आपको मिले जॉब पाने का, फिर चांस आपको मिले काम करने का, फिर आप अपने आप को प्रूव कर ले जाएंगे इफ यू हैव द पेशेंस एंड द एनर्जी। बात समझ आती जा रही है? इसलिए बनी है केवल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनकी 35 क्वेश्चन की 35 लोगों पर इन्होंने रिसर्च की और 12 क्वेश्चन फ्रेम की और उनकी डिग्री बना दी। फिर देख लिए अगले उसमें क्या हो गया इनके पास, ये आंसर्स का एक टेबल दिखा रहे हैं आपको, ठीक। कि ये सीरियल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैं 1 से लगा के 35 तक और क्वेश्चन नंबर है 1 से लगा के 12 तक। और इस पे इन्होंने बता दिया कि भाई वो क्वेश्चन 1 के अगेंस्ट में जो पर्सन 1 है उन्होंने उसको 0.3 दिया और पर्सन क्वेश्चन नंबर 2 को 0.6 दिया। ऐसे करके हर एक रिस्पोंडेंट का रिगार्डिंग एवरी क्वेश्चन इन्होंने आपको डेटा एक टैबुलेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। अब ये क्वेश्चन क्या थे ये आपके लिए ऊपर लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 1 था अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। अब ये सर्विसेज में इन्होंने कैटेगराइज किया लाइक द ड्रॉप बॉक्सेस and the different payment options and in the case of the recharge coupon or the prepaid। second question network से connected था, connectivity in the city। तीसरा internet connection से था, how much good is the speed। तीसरा quick and appropriate responses of the customer care। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये केस स्टडी आपको दी गई है 2009 की, अब चल रहा है 2021-22, तो कई सारे क्वेश्चंस और कई सारी चीज़ें आपको आज के समय में इररिलेवेंट लग सकती हैं। तो इस पे ना जाकर आप इस पे जाइएगा कि हाउ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी एनालाइज्ड, व्हाट इज द रीजंस और व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड टू डिसाइड द फैक्टराइजेशन और मेकिंग द फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे काम हम लोग कर रहे हैं। फिर इनके ऐसे ही करके 12 क्वेश्चन थे। रोमिंग का क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग का क्या है, वास का क्या है, SMS और वास का क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज का, कॉन्फ्रेंसिंग का क्या है, ऐसे करके इन्होंने 12 क्वेश्चन बनाए और 35 लोगों से पूछे और एक डेटा आपको मिल गया। अब देखिए इसमें अगला काम क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि अब SPSS का यूज़ करा रहे हैं आपको। अभी आपने SPSS पे काम किया नहीं है तो दैट इज़ उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने SPSS पर उसका एनालिसिस किया और आपको एक डेटा प्रोवाइड करा दिया। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का मीन कितना आ रहा है 4.8 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 1.56 समथिंग। मैंने आपको बोला ना कि हर वेरिएबल का अपना एक मीन होगा, हर वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगा। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल बढ़ जाएंगे द चांसेस ऑफ द डिविएशन भी तो बढ़ेंगे ना बेटा। वेरिएबल नंबर 1 ही बोल रहा है कि मैं तो 1.5 का डिविएशन लेके खड़ा हूँ, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, तो नंबर ऑफ डिविएशंस बढ़ रहे ना इन टोटलिटी।
तो इसके लिए हम लोग की कोशिश ये होती है कि अगर फैक्टर को बनाया जा सके देन इट इज़ गोइंग टू बी गुड। तो अब आपको इसने एक ये भी डेटा प्रोवाइड करा दिया कि ये इनकी मीन है और ये इनके स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। चलिए, तो सबसे हाईएस्ट मीन आपको क्वेश्चन नंबर 1 की दिखा रही है और कई सारों की तो काफ़ी 3.09 क्वेश्चन नंबर 5 की मीन है। तो अब आप खुद ही देखो कि मीन में भी इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। डिविएशन देखिए, किसी किसी के तो 1.7 के भी ऊपर हैं किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में। तो अब ये डिफरेंट टाइप का डेटा आपका करेक्ट हो गया। अब अगला काम आपको क्या करना होगा, मैंने थ्योरी में आपको क्या बोला कि आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, ड्यू टू द रीज़न और द फैक्टर बिहाइंड इट। तो अगर कोई हमारे रीज़न या फैक्टर के कारण क्वेश्चन बन रहे हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे हाँ यार बन रहे हैं तो उनमें आपस में रिलेशन होगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई द को रिलेशन। अब आपको को रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, को रिलेशन मैट्रिक्स इज द आउटकम ऑफ व्हाट, हाउ मच द क्वेश्चन 1 is relating with question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, question 7 to question 12। ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। ये सारा काम एसपीएसएस कर दे रहा है आपके लिए, लेकिन आप इसकी काम करने की या कितना गहरा काम हम लोग कर रहे हैं इसकी इंटेंसिविटी को एनालाइज करिए। वो बोलता है आपको कि ये जो क्वेश्चन 1 है ये 1 से कितना रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए आपको 1 मिल जाएगा। जहाँ पर 2 से रिलेट कर रहा होगा वहाँ पे 1 मिल जाएगा कि वो तो इटसेल्फ अपने आप की बात कर रहा है, दैट इज राइट इज 1। अब वो 2 से कितना रिलेट कर रहा है तो आप उसने कुछ माइनस में वैल्यू दे दी। 3 से कितना रिलेट कर रहा है उसकी कोई वैल्यू दे दी। 4 से कितना रिलेट कर रहा है इसकी वैल्यू दे दी। आर यू गेटिंग कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 से कितना रिलेट कर रहा है, उसने आपको एक वैल्यू दे दी 0.0984। ऐसे करके उसने कई सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करा दी। व्हाट दिस मैट्रिक्स इज एक्सप्लेनिंग टू यू कि जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे कि हमको हर एक क्वेश्चन का आपस में कोरिलेशन, तो देखिए ये तो मुंह से बोल रहे थे कि हाँ यार प्राइस के कारण ये 4 सवाल बने हैं, तो क्या आपस में जुड़े हैं? उसी समय मैंने आपसे बोला था जुड़े हैं, नहीं जुड़े कह नहीं सकते, क्योंकि अब मुझे इस पे काम करना था, इसको स्टैटिस्टिकली प्रूफ करना था कि क्या वो जुड़े हैं। इसके लिए अब ये कोरिलेशन लगाया गया सबके साथ में कि क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंट क्वेश्चन के साथ कोरिलेशन क्या है, सेम विद द क्वेश्चन 2, सेम विद द क्वेश्चन 3, ऐसे सबके कोरिलेशन हमने फाइंड आउट किए। अब इनको फाइंड आउट करने के बाद अगला काम क्या हो रहा है हमारे लिए, देखते जाइए। इस कोरिलेशन मैट्रिक्स में से जो हायर टू द पॉइंट थ्री की पॉजिटिव वैल्यू के साथ जो हायर हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। मतलब ये कोरिलेशन अच्छा है। जब भी आपने कोरिलेशन पढ़े हैं तो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में वो कोरिलेशन अच्छे माने जाएंगे कि जिनकी डिग्री बढ़ती चली जाती है। और कोरिलेशंस की वैल्यूज ऑलवेज -1 to +1 के बीच में होगी। ठीक, तो अब ये जो 30% से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये हाईली कोरिलेटेड माने जाएंगे इस मैट्रिक्स के लिए, इस काम के लिए। तब आपने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, सर्किल में ले लिया है आपने उन सारी वैल्यूज़ को। ठीक, आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि इतने सारे टेस्ट मुझे लगाने हैं। मैंने पहले बोल दिया केवल आपको ये जानकारी देनी है कि कैसे ये सारे काम होते हैं। आपका इंटरेस्ट है तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको शॉर्ट नोट्स में या किसी जगह फैक्टर एनालिसिस लिखने को आ जाए तो आप इसको लिख अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2-4 अच्छे टर्म्स जो आपको याद रह जाएं उनको डाल के, ठीक, किसी इंटरव्यू में आ जाए तो आप बेटर एक्सप्लेन कर सकें। इतने के लिए है ये, घबराइएगा मत कि आपसे एग्जाम में कराना जाने वाला है। ठीक, तो अब अगले आगे से जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि जब हमको ये पता चल गया कि हाँ ये 2 क्वेश्चन या ये इस क्वेश्चन की इनके साथ में आपस में रिलेशन है, इतना पता चल गया हमको। तो अगला काम आपके लिए क्या होता है कि केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट होता है। ये क्या बोलता है कि ये जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया तो इसमें यार कुछ तो मीन है, कुछ डिविएशंस बहुत सारे हैं, तो इसकी एडिक्वेसी क्या रहेगी। ये अपने आप इन टोटलिटी जो ये मैट्रिक्स आपने बनाई इन टोटलिटी, अब जो ये इसके डेविएशंस आ रहे हैं तो ये अपने आप को किस हद तक एडिक्वेट है ये डेटा, क्योंकि कोई डेविएशन किसी चीज़ को बढ़ा रहा है, कोई डेविएशन में किसी चीज़ की कमी हो रही है। जैसे एक ही क्वेश्चन है और मिलते जुलते फैक्टर के कारण है तो किसी का डेविएशन कुछ और है तो किसी का डेविएशन कुछ और है, तो क्या ये सब मिल के अपने आपस में कुछ
कितना एक्सप्लेनेबल है। तो इसके लिए ये टेस्ट होता है KMN बार्टलेट टेस्ट। ये सारी फंक्शनैलिटी आपको SPSS पे मिल जाएगी। जैसे ही आप इसको डालेंगे उस पर, तो ये बोल देगा कि ये जो एडिक्वेसी है इसका लेवल आपको चेक करना है। यहाँ पर दिखा रहा है 0.685 और 0.5 के ऊपर अगर एडिक्वेसी मिले, मतलब आपने जो ये काम किया है इसमें जो ये कोरिलेशन निकल के आए हैं, इन पर आप फैक्टर अप्लाई कर सकते हो। केवल कोरिलेशन से भी काम नहीं चलेगा। कोरिलेशन से आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हैं, ये क्वेश्चन इनके साथ जुड़े हैं, ये क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा है, तो ये फैक्टर में आपस में लिए जा सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। बट आपको ये भी देखना है कि इन सब जुड़ाव के कारण जो मैंने कोरिलेशन बना करके ये सारा डेटा इकट्ठा किया, अब इसकी एक्सप्लेनिंग एडिक्वेसी कितनी है। कहीं इन सब जुड़ जुड़ाव के कारण इसका जो अपना मूल नेचर है वो क्या, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया। हाँ, अगर वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है अबव 50%, देन इट इज यूजेबल। सिंपल पॉइंट में बेटा लिख लो। अगर अच्छा सा शॉर्ट नोट्स या कुछ आ गया तो आपसे अच्छे नंबर इसमें किसी के आएंगे नहीं, बस इसी पॉइंट में लिख लीजिए केवल। पहला पॉइंट आपके लिए क्या था, इन क्वेश्चंस के साथ में आपको करना क्या है, टेबुलर फॉर्म दे देना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस पर कोरिलेशन लगाइए। फिर कोरिलेशन में जो वैल्यूज़ आपको 0.3 से ज़्यादा मिले उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर इस पर KMO टेस्ट लगाइए, और जब आप KMO टेस्ट लगाओ तो एडिक्वेसी जहाँ 5 के ऊपर चली जाए, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज यू विल से नो, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। मैंने आपको एक वर्ड शुरू में बोला था ना थ्योरी में, एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मीन्स मतलब वो कितना सर्टेन है, कितना अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है। बोलते ना दिस इज एडिक्वेट मीन्स ऑथेंटिक और क्लियर, यही तो है एडिक्वेट का मतलब। तो एडिक्वेसी मतलब वो जो डेटा है या जो ये कोरिलेशन है, ये अपने आप को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ मच इज एडिक्वेट, ये एक टेस्ट है। ठीक, तो एडिक्वेसी मतलब अब उसकी एक्सप्लेनिंग और उसकी स्थिरता, ये मान लीजिए आप सिंपल टर्म्स में। तो ये जो एडिक्वेसी है ये अगर 5% के ऊपर जाती है तो ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं इस पे, वरना यहीं से ड्रॉप कर देंगे आप। लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। KMO टेस्ट में अगर एडिक्वेसी 0.5 के ऊपर मिलती है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप। सीधा सीधा ऐसे लिखो आप, क्योंकि आपको तो शॉर्ट आंसर करनी है ना बेटा। इसकी डिटेल में जाना है तो इसका प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा साथ में बैठ के, तो अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत चाहिए, नॉलेज ले लीजिए पूरी, तब आपका एडिक्वेसी टेस्ट हो गया। ठीक, फिर इसके बाद एक आती है चीज़ आपके लिए, फिर कॉमनलिटीज़। अब कॉमनलिटीज़ का भी एक टेस्ट होता है कि इनके बीच में कॉमनलिटीज़ कितनी है, कितना एक्सप्लेनिंग पावर है। ठीक, आपस में संबंध कितना अच्छा है कि एक वेरिएंस दूसरे वेरिएंस को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसकी कॉमन फीचर कितने। पढ़ लीजिए ना कॉमनलिटीज़ और एक्सट्रैक्शन के नीचे, इनिशियल कॉमनलिटीज़ आर द प्रपोर्शन ऑफ द वेरिएंस accounted for each variable by the rest of variables। समझ आ रही बात, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के कितने % तक के अपना तो कर ही रहा है और दूसरों के भी कितने कर पा रहा है। ये सब मिला के आप देखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 0.980 मतलब हाईएस्ट कॉमनलिटी अपने तो बना ही रहा है, लेकिन जिनके जिनके साथ उसके कोरिलेशन शो हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनके जिनके साथ, सबका नहीं, क्योंकि अब आपने कोरिलेशन निकाला तो उससे पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 का किसके किसके साथ संबंध है। उसमें हम लेते हैं 0.3 से ज़्यादा वाला, तो जिनके जिनके साथ उसका संबंध है उनके एरिया को भी वो कवर कर पा रहा है, ये मुझे पता चलेगा कम्युनिटी एक्सट्रैक्शन से। थर्ड स्टेप, ठीक, थर्ड स्टेप ये मुझे पता चलेगा आपका KMO क्या था, वो टोटल जो आपने काम किया था कोरिलेशन पर, तो जो वो पूरा डेटा आपने फैच किया था उसकी एडिक्वेसी, वो अपने आप को कितना एडिक्वेसी, क्योंकि अब उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी थे बहुत सारे, तो इन सारे स्टैंडर्ड डिविएशन के कारण ये माना जाता है कि वो एवरेज वैल्यू से दूर के रिजल्ट है। तो एवरेज वैल्यू से दूर के रिजल्ट को टेकअप करते हुए जब सारे वेरिएबल्स पर मैंने कोरिलेशंस निकाले तो डेटा अपने आप को कितना एडिक्वेट पा रहा है, यानी किस हद तक विश्वसनीय है, तो ये आपको पता चल गया 50% के ऊपर है, देन वी कैन प्रोसीड। फिर अगला काम आपको कम्युनिटी चेक करनी है, इसके भी टेस्ट हैं SPSS पे। तो जैसे ही आप डालोगे तो बताएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्षमता है कि वो जो रिलेटेड को रिलेटेड क्वेश्चन उसके साथ में है, जिनके साथ वो रिलेशन बना रहा है,
इन द कोरिलेशन उन सबको मिला के 0.9% तक अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक, इसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो यहां तक का काम हो गया आपका। तो जैसे ही ये कम्युनिटी आपको पता चलती है, अगला काम क्या होता है आपके लिए, फटाक से देखिए। अगला काम क्या होता है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। जैसे ही आप डालोगे, ठीक, तो अब ये सारे मिल गए आपको, तो अगली उस पर आपको काम क्या मिल जाएगा, फैक्टर लोडिंग। कि अब आप ये फैक्टर डिफाइन करिए और इन फैक्टर्स को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आपने फैक्टर डिफाइन किया तो आपको फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 4 फैक्टर मिल गए। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको सबको जब आप जोड़ करके अच्छे से चलोगे तो आपको दिखेगा क्या कि फैक्टर नंबर 1 अपने जो वेरिएंस, जो फैक्टर नंबर 1 में जितने भी वेरिएंस अब आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, तो ये कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को, 39%। फिर फैक्टर 2 में जितने आ रहे हैं वो कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को, 25%। फिर फैक्टर 3 में जो आ रहे हैं वो कितने अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 13%। और फैक्टर 4 में जो आ रहे हैं वो अपने आप को कितने एक्सप्लेन कर रहे हैं, 11%। और इन सबका आप टोटल निकालो, देखो कितना आ रहा है। तो आपको क्यूमुलेटिव टोटल दिखाई देगा 90.163। आपका मतलब, अगर आप सब पे काम करते तो आप ये कह सकते थे कि 100%, लेकिन अगर आपने 4 फैक्टर बना लिए तो ये टेबल, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेनेशन टेबल, आपको ये बताती है कि नाउ द 4 फैक्टर्स विच यू हैव सिलेक्टेड आर एबल टू एक्सप्लेन, आर एबल टू रिप्रेजेंट द 90% ऑफ द डेटा सेट ऑन विच यू आर वर्किंग। एक बात मुझे बताइए, आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ बातें समझ आ रही हैं? प्लीज़, तब तो इस पर डिस्कशन आगे काम का है, अदरवाइज जर्नल डिस्कशन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्स जरूर चाहिए, वरना लगेगा यार वन साइडेड चल रहा है सारा। आर यू इंजॉइंग? मैं तो यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अगर स्टडी में इंजॉय नहीं है तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता, फिर तो बिल्कुल बोझ और बर्डन लगने लगती है। ठीक, तो बेटा इसको इंजॉय करो, आपको आनंद आएगा। इसलिए सुनो केवल कि हाँ यार कोई अच्छी थ्रिल मूवी की तरह देख रहे हैं, और पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए आप देखो जो चीज़ पढ़ने में 2 लाइन में अगर आप सर्च करो अभी कि फैक्टर एनालिसिस क्या है, तो 4 लाइन का आंसर आपको दे देगा कि वो उनको 4 को मिला दो, कर दो। लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो आपको नई नई गहराइयाँ उसमें दिखाई देंगी। तो अगर बेटा मैं इसको थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता कि ये ऐसे कोरिलेशन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो आपको बड़ी दिक्कत आती। तो मैंने कोशिश ये की कि एक केस स्टडी ले ली जाए कि जिसमें रियलिटी की, एक्चुअल की कुछ चीज़ें जुड़ी हों, फिर आप इनका एप्लीकेशन देखिए तो आपको कुछ इंटरेस्ट बना रहेगा। स्टेप पहले कोरिलेशन देखना है, स्टेप 2 केएमओ टेस्ट लगाना है। केएमओ टेस्ट आपकी एडिक्वेसी ऑफ द टोटल डेटा सेट दे देगा। कब? कि जब आप कोरिलेशन के साथ काम कर लेते हो। ठीक, इसके बाद आपको क्या काम करना है, टोटल वेरिएंस की वो निकाली जिसको आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। अब ऊपर कहीं लिखा होगा इसमें देखिए, इनिशियल आइगन वैल्यूज़, ये नाम है इसके, इनसे घबराइएगा नहीं कि ये होता क्या है। अब किसी का नाम राधा है, किसी का नाम माधव है, तो ये नाम है, इतना समझ लीजिए बस आप। डोंट टेक बर्डन ऑफ दैट कि यार ये क्या खतरनाक चीज़ आ गई। ठीक, तो इसके नाम है कि आइगन वैल्यूज़। अब कुछ नहीं है, इसको आपको जैसे ही वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो जो आपका स्पेसेस है डालोगे तो वो एक निकाल के ये टेबल दे देगा। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूज़ कैसे करना है ये तो हम आप करके सीख पाएंगे। ठीक, तो ये कभी भी किसी जगह किसी कंपनी में आपको यूज़ कराया जाए तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो जल्दी से अब हुआ क्या कि आपको जो ये टेबल मिल गई आइगन वैल्यूज़ की, इसमें से आप ये देख रहे हो कि फैक्टर 1 जो मैंने बनाया यार ये 39 कर रहा है, तो टोटल कितना आपको एक्सप्लेनिंग मिल गई, 90% की एक्सप्लेनिंग। वेरी गुड एक्सप्लेनिंग, वेरी गुड एक्सप्लेनिंग। मतलब इस पे हम पूरी तरीके से फैक्टर बना सकते हैं और फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। इस डेटा ने मुझे ये स्वतंत्रता प्रदान की। चलिए आगे बढ़ा जाते हैं। अब कहाँ है यार, ये तो चलाना भी मेरे लिए सर दर्द है। 1 मिनट, क्योंकि अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, आइगन वैल्यू टेबल तक। तो आइगन वैल्यू टेबल डिफाइन हो चुकी है, और आइगन वैल्यू के बाद आपने ये पाया कि 90% .163 इतना डेटा एक्सप्लेन हो रहा है।
तो अगर इतना डेटा हमारा किसी उसमें एक्सप्लेन हो जा रहा है तो इससे ज़्यादा अब हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम 5वां फैक्टर बनाएंगे तो हम 90 से 94 तक ही तो पहुंचेंगे, 6ठा फैक्टर बनाएंगे तो 96 तक पहुंचेंगे। तो क्यों आगे बढ़े हम? हमारा काम 90% से इस टू मच सफिशिएंट, तो 4 फैक्टर बना लीजिए आप। इसीलिए वो 4 फैक्टर पे रुक गए। तो अब इसको इन्होंने ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं किया आपके लिए कि फैक्टर 1 से कहाँ तक पहुँचे, और ये पूरा लगा करके इन्होंने ये 90% पे ला के आपको कि अगर आप सारे फैक्टर को अप्लाई करते चले जाओगे तो कहाँ तक पहुँचोगे ये बता दिया है। देख लीजिए इस ग्राफ को, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि अगर आप जो है वो पूरे 12 के 12 क्वेश्चन को अप्लाई करते तो आप 0 तक पहुँचने वाले थे। 4 फैक्टर में आप कहाँ तक पहुँच रहे हो? 90% के लक्ष्य। बस इतना ही ये ग्राफ आपको बता रहा है, नथिंग एल्स। अब फैक्टर मैट्रिक्स जल्दी से, ठीक है। तो फैक्टर मैट्रिक्स भी उसके लिए आपको उसमें दिया होगा, वो आपको जल्दी से जैसे ही आप उस पर डालोगे कि इस आइगन वैल्यू के बाद फैक्टर मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए तो वो आपको बता देगा फटाफट, ठीक। ये आपको क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के वो आपको आंसर्स भी दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर फैक्टर 1 में जाएगा तो 0.41 अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, फैक्टर 2 में जाएगा तो 0.5 एक्सप्लेन करेगा, 3 में जाएगा, इस तरीके की वो आपको आंसर दे देगी, ठीक। और इस तरीके के आंसर मिलने के बाद आप जब आगे बढ़ जाएं तो जल्दी से फैक्टर को बना लीजिए। फैक्टर 1 में देखिए, तो आपने ऊपर वाली टेबल में देखा था बेटा कि कौन कहाँ जा रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था, बोला फैक्टर 3 में जा रहा था तो वो अपने आप को कितना बोल रहा था? 0.689 फैक्टर मैट्रिक्स के हिसाब से। तो जब रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स, इसी का अगला स्टेप है जो आप अप्लाई करोगे, तो वो साफ साफ दिखा रहा है कि हाइयर रेट 0.9 पर 0.97 तक आ रहा है। ये सेलेक्टेड फॉर द फैक्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेलेक्टेड फॉर फैक्टर 3 रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स। कब डिसाइड करेंगे आप कि कौन सा क्वेश्चन किस फैक्टर में जा रहा है? रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स लिख लो। रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स जहां आपने अप्लाई की तो आपको दिखने लग जाएगा कि हम जल्दी से जल्दी उनको ले लें जिनकी हाई वैल्यूज इस फैक्टर में जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू। तो क्वेश्चन 1 की हाईएस्ट वैल्यू जा रही है फैक्टर 3 के साथ 0.972। तो हमने क्वेश्चन 1 को किस फैक्टर में डाल दिया? फैक्टर 3। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन 2 की हाईएस्ट रोटेटेड मैट्रिक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है? फैक्टर 4 के साथ 0.711। ऐसे आप देखते जाओ हर जगह की हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को हम लोग कैटर करते जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फैक्टर। नाउ फैक्टर्स आर सेलेक्टेड। अब ये आपके 4 फैक्टर बन गए, इन पे आपको काम करना है। और इन 4 फैक्टर को अब जो पुरानी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसके साथ जरा जोड़िए। एकदम सिंपल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सवाल को बनाने के लिए कुछ कारण होते हैं, जिन कारण को हम फैक्टर बोलते हैं। हाँ जी होते हैं। तो प्राइस एक कारण हो सकता है, क्वालिटी एक कारण हो सकती है, सर्विस एक कारण हो सकता है। हाँ सर, हो सकते हैं। तो क्या प्राइस से जन्म लेने वाले सवाल सारे के सारे प्राइस की अम्ब्रेला के अंदर लाए जा सकते हैं? उस जगह पे हम लोगों ने चर्चा में ये पाया था, लाए भी जा सकते हैं, लाए नहीं भी जा सकते। तो ये सारा काम करने के बाद अब आप ये श्योर हो जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस फैक्टर के अंतर्गत आएंगे, और इन फैक्टर्स को अब आप नाम दे सकते हैं कोई, कि हाउ दिस फैक्टर आर एसोसिएटेड और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ दिस फैक्टर, ये कहाँ से पैदा हुए। ठीक। तो अब हम देखते हैं आपको कि फैक्टर नंबर जो आपका क्वेश्चन वेरिएबल, अब ये क्वेश्चन किस टर्म में हम आपसे बात करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। वेरिएबल्स के टर्म में तो बार बार कंफ्यूजन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 एंड 11। तो 6, 7, 9 एंड 11 ये सवाल थे क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था कॉल रेट्स एंड द टैरिफ प्लान्स। 7 था एडिशनल फीचर्स लाइक अनलिमिटेड SMS, लाइफ टाइम प्रीपेड phones, free calling, SMS and the value added services and the roaming charges। ये सारे मिलकर के एक क्वेश्चन बने।
तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे कहाँ पर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ किससे बात कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड। कॉल रेट्स, रोमिंग चार्जेस, चार्जेस ऑफ द एसएमएस एंड द वैल्यू एडेड सर्विसेज, एडिशनल फीचर्स के चार्जेस, तो सारे के सारे चार्जेस से रिलेटेड हैं। तो आप देख रहे हो, आपको आपको मुंह से बोलना कि सब पैसे के कारण जुड़े हैं और एक पूरा काम करके उसको लॉजिकली प्रूफ करना इज ए डिफरेंट थिंग, इजंट इट? ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो गई ना बेटा। तो अब आप किसी को भी बोल सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, नहीं साहब मैंने इसका पहले कोरिलेशन निकाला है, इन सवालों का आपस में संबंध निकाला है, फिर इसके ऊपर मैंने केएमओ टेस्ट लगाया है कि हाँ संबंध निकालने के बाद डेटा की एडिक्वेसी में कोई फर्क नहीं आया, या जो है वो काम करने लायक है। फिर आप आइगन वैल्यूज पे गए, फिर मैट्रिक्स, फिर रोटेटेड मैट्रिक्स, इतने काम करने के बाद आपने ये डिफाइन किया। तो फाइनली अगर आपका डेटा सही ढंग से कलेक्टेड है तो वो जो सिंपल टर्म ऑफ थ्योरी में बोला जाता है उसको सिग्निफाई भी करेगा, या जो रिस्पॉन्सेस हैं वो अगर रियल टर्म्स में और एकदम क्लियरली आए हैं तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, या अगर कोई हिडन बात भी है रिस्पॉन्सेस के पीछे तो वो क्वेश्चन फिर उस फैक्टर से अपने आप हट जाएगा। ये भी आप देखेंगे कि किन्हीं रिसर्च में ऐसा भी होता है कि लगेगा ये क्वेश्चन प्राइस से कनेक्टेड है लेकिन वो उस फैक्टर का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें हिडन क्वेश्चन का हिडन कुछ और होगा तो आंसर भी कुछ और होगा, दिख वो प्राइस रहा होगा। ऐसी भी चीजें सामने आ सकती हैं। तो डोंट गेट वरीड एट दैट टाइम, यू मे रिलाई विद द वर्क यू हैव डन। जो आपने काम किया है इस पे रिलाई करना है। ठीक, तो फैक्टर 1 आपके लिए एक्सप्लेन हो गया, और फैक्टर 2 में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 10 एंड 12, यही है ना फैक्टर 2 में? यस। तो इसमें क्या कह रहा है, इंटरनेट कनेक्शन एंड द गुड स्पीड, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक एमएमएस, कॉलर ट्यून्स एटसेट्रा एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं बेटा, सर्विस बियॉन्ड कॉलिंग, ये नाम दे दिया हमने, इसको हम कोई और दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सर्विसेज विच आर सपोर्ट सर्विसेज एंड प्रोवाइडेड विदाउट पेमेंट, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। फैक्टर का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। आप देखिए जो सवालों ने कोरिलेशन अपने अंदर डेवलप किया वो बिल्कुल सिग्निफाई हो रहा है, कहीं भी इधर उधर का सवाल आपस में घुस नहीं रहा है। आप देखो ना दूसरे फैक्टर में कौन कौन से क्वेश्चन गए हैं, हमें तो नहीं पता था उस समय कि जब हम टेबल को देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप बताइए, आपको याद था कि ये 12 में कौन कौन से सवाल हैं, इनकी सीक्वेंसिंग क्या है? नहीं याद था, किसी को नहीं याद रहा होगा। लेकिन फिर भी जब फैक्टर बने तो उन सवालों ने जो जिस नेचर के, जिस फैक्टर के कारण हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन खुद इटसेल्फ बोली कि नहीं मैं तो प्राइस के साथ खड़ा हूँ। दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैं तो सर्विसेज के साथ खड़ा हूँ जिनका प्राइस से रिलेशन नहीं है। तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज एंड द क्विक एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बाय द कस्टमर केयर एंड द गुड नेटवर्क कनेक्शन। तो ये सारे आप देख रहे हो कहाँ से आके जुड़ रहे हैं, कस्टमर केयर से। चौथा, एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज। तो आपको कुछ कुछ बात समझ आई कि ये जो क्वेश्चंस थे जो आप नॉर्मल टर्म्स में हम लोग बोल लेते कि यार ये इस कारण बने हैं तो इनका आपस में रिलेशन होगा, होना चाहिए, या हम जैसे कॉमनली बोल देते हैं कि यार इस क्लास के जो सारे स्टूडेंट हैं वो इस मार्क्स के रेंज में आने चाहिए। अब मैंने बोल दिया, अब इसका कोई सोल्यूशन, कोई प्रूफ? हाँ, तो फिर मैं बताऊंगा कि ये वाला टेस्ट लिया गया, इसमें इतने % बच्चों के नंबर आ रहे हैं, ये असाइनमेंट मांगा गया, इसमें लोगों ने ऐसा लिखा, ये एवरेज है, इस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। तो फाइनली वी कैन से दिस इज़ द एवरेज ऑफ द क्लास, तो लोगों के इस एवरेज में नंबर आने चाहिए। एंड दिस इज़ द डिविएशन, कुछ बच्चे असाइनमेंट देते नहीं हैं, कुछ जो हैं वो क्लास में आते कम हैं तो ये डिविएशन है, कुछ आउटराइट बहुत अच्छे हैं तो ये भी डिविएशन है। एक एवरेज वैल्यू पे 60 to 65% रिजल्ट आना चाहिए। तो काम किया ना उसके पीछे हमने कि इस टेस्ट का ये एवरेज है, इस टेस्ट में ये डिविएशन है, इस टेस्ट का ये एवरेज है, इस पे ये डिविएशन है, सेम विद दिस। तो एनी कंक्लूजन विच यू आर ड्राइंग फ्रॉम द डेटा हैज इटसेल्फ सम मीनिंग, उनके अपने कुछ मतलब हैं। इसको आज की क्लास में हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास किया है, इतना ही केवल प्रयास था हम लोगों का। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं आप लोगों के पास, तो आप 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए,
मुझे ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी नई सारी बातें आज हुई हैं हमारे आपके बीच में। इसमें कई सारी ऐसी हैं कि जिनसे आप अभी तक अननोन रहे होंगे, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और इसके बाद किसी भी टर्म पर, किसी भी चीज़ पर आपकी अगर कोई क्वेरी बनती है, तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली। ठीक? माइंड में क्या रखना है आपको? बहुत बेटा प्यार से बता रहे हैं कि कतई घबराइएगा मत कि अब तो यार इसी पे मुझे काम करना है, कुछ नहीं करना। दिस इज़ फॉर द योर नॉलेज बेस, कि किसी इंटरव्यू को, किसी डिस्कशन को आप कितने अच्छे से निकाल पाएँ। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये रिटन फॉर्म में कोई शॉर्ट नोट्स या अच्छा सा कुछ आता है, तो आप इसको कितने अच्छे से लिख पाएँ टू स्कोर द हाई मार्क्स। ये काम है अभी तक की क्लास का। ठीक? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप मे फील फ्री टू आस्क इट। Take your time of 1 or 2 minutes. Yes, कुछ पूछना है बेटा? Anybody of you any query regarding today's session? अरे इतना शांत मत रहो यार, बड़ी घबराहट होती है। इतनी शांति अच्छी नहीं। Sir, this factor analysis is limited to research field or sir in general it is used? In general, what do you want to say in terms of general? Sir, is it used in general fields? जनरल फील्ड मतलब क्या? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर अगर नॉर्मल अगर किसी को किसी चीज का पता करना है कि हाँ कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है, तो सर किसी भी फील्ड में ये यूज हो सकता है। सर जरूरी नहीं है कि रिसर्च के फील्ड में ही ये ठीक, यूज हो मेथड। एक मिनट बेटा। अब किसी को ये पता करना हो कि ये मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अनइम्पोर्टेंट है, या काम करना है, तो ये आप क्या कर रहे हो? रिसर्च ही तो कर रहे हो। यस सर। समझ आ रहा है ना? यू आर सर्चिंग द थिंग्स विच यू हैव नोन। जो आपको पता है, तो ये बेटा तो एक्चुअली किसी भी, चाहे वो फील्ड जर्नल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे साइंटिफिक हो, मार्केटिंग हो, जब भी हम किसी वेरिएबल का किसी वेरिएबल के साथ संबंध या कोई काम करते हैं, तो हम जाने या न जाने हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अगर आप अपना भी बैठ के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि इस मेरे स्वभाव के कारण, इस गुण के कारण, क्या मेरे दोस्तों का मेरे साथ जुड़ाव बढ़ा कि घटा, या मेरी इस आदत का क्या प्रभाव है, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? उस फैक्टर को रिसर्च कर रहे हो कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है मेरी पर्सनैलिटी पर। इज इट? तो ये तो बेटा हाई रिसर्च। जब भी हम किसी चीज़ को नए ढंग से जानने या समझने की कोशिश करते हैं, ये तो नया ही ढंग हो गया ना कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो रिसर्च ही है। आप उसको रिसर्च का नाम बोलो या ना बोलो, वो रिसर्च ही है। हर फील्ड पे एप्लीकेबल है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर? डरवा रहे हो भैया, इतना चुप मत रहा करो ऐसे मौकों पे। तो लगता है या तो आप लोगों ने पूरा बाईपास दे दिया है। पूरी ट्रेन वो रामा देवी से बस चढ़ी और सीधे पनकी पे निकल गई, शहर में आई नहीं। एक तो खतरा ये लगता है इस सन्नाटे से। एक लगता है कि नहीं, आप लोग बड़ा मनन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से आपने ध्यान दिया है। तो अगर सेकंड ऑप्शन है दैट इज टू गुड। अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। चलो ओके। एनी क्वेश्चंस बेटा लास्ट टाइम, बिकॉज दिस इज टाइम टू वाइंड अप योर क्लास। कोई सवाल है? यस नो तो बोल सकते हो देवियों सज्जनों। नो सर। ओके नो, तो नो। ओके वेरी गुड। तो एक काम करते हैं फिर, कल जो आपका सेशन है, अब उसमें मुझको लग रहा है स्केलिंग से एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, क्लस्टर एनालिसिस। और उसको हम बहुत डीप में आपको नहीं बताएंगे, एक आइडिया आपको हमने आपको दे दिया। वरना आपको लग रहा होगा थ्योरी थ्योरी चल रही यार, एम्पलिंग सैम्पलिंग स्केलिंग, ये होता ही क्या है, कुछ नहीं, सब आता है, सब पढ़े हुए। तो एक इसका एक
गहराई का आइडिया देने के लिए केवल मैंने ये आज आपके लिए केस स्टडी अपलोड की थी। तो क्लस्टर एनालिसिस को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बता देंगे, पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा पर। तो शुरुआत में तो वही सिंपल चीज़ें रहेंगी, फिर आगे हम लोग का थोड़ा सा काम बढ़ेगा। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।